यार आपने अगर यूरोप जाने का ही सोचा हुआ है और आप यूके नहीं जाना चाह रहे और यूरोप की तरफ जाना चाह रहे हैं तो आपको किन बातों का ख्याल रखना है। प्रॉब्लम ही ये होती है कि अगर आपको वीजा लगता है नहीं लगता, कंसल्टेंट इज गोइंग टू चार्ज द फी। यूरोप के बीच में मोस्टली कंसल्टेंट क्योंकि वीजा कंसल्टेंसी चार्जेस ले रहे होते हैं बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ गेटिंग अ वीजा। सर पोलैंड का 99% वीजा रिजेक्शन है पाकिस्तानियों के लिए। गो फॉर जर्मनी, गो फॉर फ्रांस, स्वीडन, फिनलैंड, ये वो कंट्रीज हैं जहां पे एक जेन्युइन स्टूडेंट को डेफिनेटली आपको वीजा मिलना ही मिलना। अस्सलाम वालेकुम जी, जुल्कर रहमान ITAS के प्लेटफॉर्म से। इंपॉर्टेंटली कुछ चीज़ें थी हमने पिछली वीडियोस में भी कवर की हैं और उसमें जो भी मेन वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि स्टूडेंट्स को बताया जाए या उनको हेल्प आउट किया जाए। हमारे पास डेली की बुनियाद पे इतनी ज़्यादा क्वेरीज आ रही होती हैं। हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने ये कवर किया था कि क्या स्टूडेंट को यूके की तरफ जाना चाहिए या यूरोप की तरफ जाना चाहिए, और हमने उनके प्रॉस एंड कॉन्स को भी डिस्कस किया था उस वीडियो के बीच में। यूके का और क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान हैं जाने के, और अगर आप यूरोप की तरफ जाते हैं तो क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान हैं जाने के। इसमें जो यूरोप के हवाले से हमने बात की थी, यूरोप के हवाले से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की तरफ से आया जी कि हमें डिटेल एक और वीडियो यूरोप के ऊपर बना के दें ताकि हमें पता लगे यूरोप में कहाँ जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, यूरोप के लिए क्या आसानियाँ हैं, यूरोप के लिए क्या मुश्किलात है, उसके लिए हम एक डिटेल वीडियो जरा बना दें। आज की ये वीडियो हम इसी मकसद के साथ बना रहे हैं कि आप लोगों को, स्टूडेंट्स को ये हेल्प आउट कर सकें कि यार आपने अगर यूरोप जाने का ही सोचा हुआ है और आप यूके नहीं जाना चाह रहे और यूरोप की तरफ जाना चाह रहे हैं तो आपको किन बातों का ख्याल रखना है यूरोप में अप्लाई करते हुए। उसकी रीज़न ये है कि यूरोप के 99% मार्केट के बीच में जो लोग बैठे हुए हैं, कंसल्टेंट बैठे हैं, दे आर गोइंग टू चार्ज यू फॉर द कंसल्टेंसी। आप जब कंसल्टेंसी चार्जेस पे कर रहे हैं और आप कंसल्टेंसी चार्जेस दे रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार मेरा ये जो कंसल्टेंट है ये मेरे से कंसल्टेंसी चार्जेस जो चार्ज कर रहा है, मेरा केस प्रोसेस कर रहा है, क्या ये इन्हीं चीज़ों को फॉलो भी कर रहा है जिन चीज़ों की वजह से रिजेक्शंस आती हैं या जिन चीज़ों की वजह से इश्यूज आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम ही ये होती है कि अगर आपको वीजा लगता है नहीं लगता, कंसल्टेंट इज गोइंग टू चार्ज द फी चार्ज कर लेता है और आपको वीजा ग्रांट हुए नहीं हुए उसकी फीस जीरो हो जाती है। मतलब आपने तो पे कर दी है, उसकी तरफ से जो एफर्ट थी उसने जनरल चार्जेस ले लिए हैं। अब सारी की सारी बात आपके कोर्ट में है कि आपको वीजा मिला है या नहीं मिला। तो मेक श्योर कर रहे हैं, इसलिए हम हमेशा स्टूडेंट्स को समझाते भी हैं कि यूके के बीच में कंसल्टेंट इसलिए भी जान मारता है और इसलिए आपका वीजा लगवाने की 100% कोशिश करता है कि ही इज नॉट चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम यू। तो वो वहाँ पे आपसे क्योंकि वीजा लगवाने के लिए फुल एफर्ट कर रहा होता है और हर तरह से एफर्ट करता है और इंश्योर करता है कि आपका वीजा लग जाए, क्योंकि वो चार्जिंग कुछ नहीं ले रहा होता, कोई चार्जेस नहीं ले रहा होता। वहाँ पे वीजा इंश्योरिटी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन यूरोप के बीच में मोस्टली कंसल्टेंट क्योंकि वीजा कंसल्टेंसी चार्जेस ले रहे होते हैं बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ गेटिंग अ वीजा। डेफिनेटली आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वीजा रेशियो यूरोप में डेफिनेटली काफी कम है। अब वो क्यों कम है, इन सीरीज में सिर्फ उसके ऊपर बात करेंगे और डिटेल में उसके ऊपर डिस्कस करेंगे ये कम क्यों है। पहली सबसे बड़ी रीजन, आप गलत कंट्री चूज कर रहे हैं। आप बहुत गलत कंट्री इसलिए चूज कर रहे हैं क्योंकि आपने किसी कंसल्टेंट से डिस्कस ही नहीं किया कि पिछले 3-4 सालों के बीच में किस कंट्रीज के सबसे ज्यादा वीजा रिजेक्ट हुए पाकिस्तानियों के लिए। तो आपने वो गलत कंट्री चूज कर ली क्योंकि मुझे जनरल फलाने ने कहा था, मेरा वो दोस्त है उसने बताया था कि वहाँ के बड़ा आसान हो गया है, फलाने दोस्त ने बताया था कि जो वो आजकल वहाँ की बड़ी आसानी हुई है। मैंने ऐड देखा था उसके बीच में उन्होंने बताया था कि जी यहाँ के तो जनरल सबसे आसान है वीजा और यहाँ पे यूनिवर्सिटी की फी भी कोई नहीं है, साथ ये भी अलाउ करें वो भी अलाउ करें, और मैंने इसलिए अप्लाई कर दिया। इस भीड़ चाल को मत करें, इस पे कोशिश करें कि अवॉइड करें इस चीज को। आपने कोशिश करनी है इस तरह का कोई चीज नहीं करनी। किसी कंसल्टेंट से डिस्कस करें, अगर नहीं कर सकते तो लास्ट 3 इयर्स के खुद बैठ के, आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप लोग खुद बैठे गूगल के ऊपर और बैठ के देख लें कि लास्ट 3 इयर्स में सबसे ज्यादा किन यूनिवर्सिटीज ने स्टूडेंट ऑफ पाकिस्तान को रिजेक्ट किया। मैं आपकी आसानी के लिए बता देता हूँ कि उनमें 3 से 4 ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा रिजेक्शन दी है। टॉप ऑफ द लाइन पोलैंड आ जाता है आपके पास, फिर उसके बाद आपके पास पुर्तगाल आ जाता है, फिर आपके पास इटली आ जाता है। टॉप ऑफ द लाइन कंट्रीज हैं जिनके वीजा रिजेक्शन सबसे ज्यादा है। उनमें आजकल मैं देख रहा होता हूँ बहुत सारे एड्स भी चल रहे होते हैं पोलैंड के। सर पोलैंड का 99% वीजा रिजेक्शन है पाकिस्तानियों के लिए। अब 99% वीजा रिजेक्शन के साथ पोलैंड का कोई ऐड चला रहा है और पोलैंड का बता रहा है कि पोलैंड में बहुत आसान हो गया, सब कुछ बहुत चीजें आसान है और बच्चे उस पर अप्लाई कर रहे हैं और बच्चे बड़े खुश हैं जी कि हमने अप्लाई कर दिया है और फी जो है ना वहाँ पे बिल्कुल ना होने के बराबर है और हमारा तो
फौरन एडमिशन होने जा रहा है, तो भाई ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 99% रिजेक्शन है पोलैंड की। उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर है कि रिजेक्शन की बात करें तो पुर्तगाल आ जाता है। पुर्तगाल के लिए भी बहुत सारे बच्चे अप्लाई कर रहे होते हैं। फिर थिंकिंग ऑफ दिस कि जी पुर्तगाल से हमें जो है वो बाद में आसानी से पेपर वर्क भी बन जाता है, ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, तो हम पे आराम से जना चले जाएंगे पुर्तगाल में। तीसरा जो सबसे ज्यादा पाकिस्तानी अवाम जिस कंट्री के लिए अप्लाई करती है, जिसके लिए स्टूडेंट सबसे ज्यादा अप्लाई करते हैं यूरोप के बीच में, वो है इटली। इटली थर्ड नंबर के ऊपर है। इसकी वीजा रिजेक्शन भी बहुत ज्यादा है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। ये सारी चीजें हैं जो इस टाइम के ऊपर आपको माइंड में रखनी चाहिए कि यार इतनी ज्यादा इनके ऊपर रिजेक्शन है, तो हम कोशिश करें कि हम इन कंट्रीज को अवॉइड करें। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे यहाँ जो रिकमेंडेशन वाले हैं, बताने वाले हैं, इसके समझाने वाले हैं, वो यही बताते रहते हैं कि भाई इन खास तौर पे इटली के हवाले से इतना ज़्यादा हमारे पास स्टूडेंट आता है कि जी इटली का करवा दें, इटली का करवा दें। इटली की तो अपॉइंटमेंट का मसला, उसके बाद वीज़ा रिजेक्शन बहुत ज़्यादा। स्टूडेंट्स जो है ना इटली का बेचारा अपॉइंटमेंट खरीदता है आजकल, जो है ना महंगी तरीन अपॉइंटमेंट्स हैं उसकी खरीदने की, फिर उसके बाद वहाँ अप्लाई करता है। फीस क्योंकि जीरो है वहाँ पे, तो लोग अप्लाई तब धड़ाधड़ करते हैं, इसको बिना सोचे कि हम लोग इतने पैसे जो है ना वो क्या कहते हैं अपॉइंटमेंट्स में लगा रहे हैं, इतने पैसे जो है प्रोसेसिंग में लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और आखिर के बीच में जो है वीजा रिजेक्शन भी बहुत ज्यादा है। तो ये चीजें बिना सोचे समझे कर दी जाती हैं और उसके बाद वीजा रिजेक्शन हो जाती है। अब किन कंट्रीज का करना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किन कंट्रीज में आपको सोचना चाहिए कि भाई मैंने इसका करना है। आपके ग्रेड्स अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे एस्पायरिंग किस्म के स्टूडेंट हैं, आपकी जो है ना आइल्स ग्रेडिंग बहुत अच्छी है, आप ओवरऑल जो है ना बहुत अच्छे मतलब एकेडमिक रिकॉर्ड रखने वाले बच्चे हैं, गो फॉर जर्मनी, गो फॉर फ्रांस, स्वीडन, फिनलैंड। ये वो कंट्रीज हैं जहां पे एक जेन्युइन स्टूडेंट को डेफिनेटली आपको वीजा मिलना ही मिलना है। आप एक डेफिनेट स्टूडेंट हैं, एक अच्छे एकेडमिक बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट हैं, अच्छे तरीके से आपने चीजें जो है लेकर आए हैं, वो आपको वीजा देंगे। इन कंट्रीज में आपने अप्लाई करना है। फिर अगर आपको थोड़ा सा लो जो है ना उसमें कॉस्ट कंट्रीज में जाते हैं तो लिथुआनिया है, लैटविया है, इनमें चले जाएं आप। तो ये वो कंट्रीज हैं जहां पे आपको वीजा रेशियो बहुत अच्छी मिलती है पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तानी बहुत ज्यादा तादाद में इन कंट्रीज में जा रहे हैं, और लेकिन एज आई सेड यू नीड टू बी अ जेन्युइन स्टूडेंट। जेन्युइन की वजह से मैं बात करता हूँ कि यूरोप में हमारा ट्रैक रिकॉर्ड खैर पूरे दुनिया में उतना अच्छा नहीं है, लेकिन यूरोप में बिल्कुल नहीं अच्छा। उसकी रीजन आपके सामने है, रोज कश्ती हादसे के बीच में सबसे ज्यादा बड़ा तादाद पाकिस्तानियों की होती है जो मरते हैं बेचारे। क्या उनको नजर नहीं आ रहा, क्या उनको नहीं पता कि आप लोग किस हद तक कोशिश करते हैं यहाँ आने की। अगर वो जो है एक तरीका उनको नहीं समझ आता, वो वर्क वीजे पे नहीं आ सकते, तो डंकी लगा के आ रहे हैं, वो डंकी लगा के नहीं आ सकते तो स्टूडेंट वीजा पे आ रहे हैं, वो किसी ना किसी तरीके से यूरोप में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो बंदा वहां बैठा हुआ है उसके दिमाग में ये बातें हैं ऑलरेडी हमारे बारे में, तो जब उसके दिमाग में ये सारी चीजें होती हैं तो वो बड़ा श्योर करता है इस चीज को कि यार वो ही बच्चा है हमारे पास जो पढ़ने के लिए आ रहा है। हमारे आमतौर पर कहते हैं कि लोग जिनके माँ बाप जो है वो पढ़े लिखे और अमीर लोग हैं, उन्हीं के बच्चे भी आगे जो है आराम से उनको बाहर के वीजाज भी मिल जाते हैं और ये वो सारे। उसकी रीजन ये होती है कि उनको ये श्योरिटी होती है कि ये बच्चे हमारी इकॉनमी पे आके बोझ नहीं बनेंगे, ये यहाँ पे आके पक्के नहीं हो जाएंगे, यहाँ पे आके टिक नहीं जाएंगे, यहीं पे जो काम नहीं शुरू कर देंगे पढ़ाई छोड़ के, ठीक है ना। इनके माँ बाप इनको सपोर्ट करेंगे, ये अपनी पढ़ाई मुकम्मल करेंगे, पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद ये वापस जाएंगे या किसी और कंट्री में जाएंगे और वहां जाके अपनी जो पढ़ाई है उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज करेंगे। दे विल नॉट बी कमिंग विद दिस माइंडसेट कि उन्होंने आते साथ ही बस सोचना है कि यार किसी तरीके से हम एंटर हो जाए, बाकी पढ़ाई हमने करनी कोई नहीं है, हमने बस एंट्री लेनी है। हमारे पास 90% केसेस ऑफ स्टूडेंट्स जो यूरोप जाना चाहते हैं वो इसी माइंडसेट के साथ आ रहे होते हैं क्योंकि बस हमें एंट्री करवा दें आप इस वीजे के ऊपर, बाकी हमने तो आगे से फलानी जगह चले जाना है, फलाने मुल्क चले जाना है, फलानी जगह हो जाना है, ये हो जाना है, वो हो जाना है। इसका इम्पैक्ट आप पीछे आने वाले लोगों पे कर रहे हैं। आपका एक ही हरकत पीछे आने वाली इतने लोगों को रोक देता है इस चीज से, क्योंकि उनको लग जाता है कि यार यूनिवर्सिटी के बीच में इनरोलमेंट जो है ना उसके पहले जो है ना टोटल लोग इतने आए हैं, इनरोल इतने हुए हैं, ये बाकी बच्चे कहाँ चले जाते हैं। तो ये इम्पैक्ट करी जा रहा है और इसी वजह से हमारे लिए जो लॉज हैं जो मूव करने के यहाँ से पाकिस्तान से इमिग्रेशन लॉज हैं फॉर यूरोप वो सख्त से सख्त होते जा रहे हैं। अब आ जाते हैं सेकंड चीज के ऊपर, आपको कंट्री पहले आपने ठीक चूज कर ली, अब आ जाते हैं कि आपने एक क्लियर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है। अगर आप नहीं लिख सकते, इन्वॉल्व अ कंसल्टेंट, इन्वॉल्व समवन, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ही से पता लगेगा कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हो या नहीं हो, ठीक है ना। वो जो पढ़ने वाला है ना उसने आपका एसओपी पढ़ना है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पढ़ना है कि भाई ये वाकई आना चाह रहा है, क्यों आना चाह रहा है। दुनिया में इतनी कंट्रीज हैं, इसने ये मुल्क क्यों चुना, इतनी यूनिवर्सिटीज हैं, इसने ये यूनिवर्सिटी क्यों चुनी, इतने सब्जेक्ट हैं, इसने ये
सब्जेक्ट क्यों चुना, ये सारा कुछ आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में लिखा होता है, ठीक है ना। और इसमें आपने बताया होता है कि भाई ये मैं हूँ, मैंने बचपन से यूँ पढ़ना शुरू किया, मेरे ये ग्रेड्स थे, यहाँ पे आया मैं इसमें, और इसमें मैं इसमें जाना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरी मैं इंस्पायरिंग हूँ इस चीज़ के लिए, मैं सोच रहा था कि मैंने ये काम करना है तो मैं इसके लिए जाना चाह रहा हूँ। यूनिवर्सिटी इसको चूज इसलिए किया है कि ये यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या थी वर्ल्ड ओवर, और फिर उस कंट्री को इसलिए चूज किया है कि इस कंट्री के इस चीज में सारे में रैंकिंग क्या थी। ये क्लियर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपके रिजेक्शन के चांसेस फिर बढ़ जाते हैं। तो अ वेरी क्लियर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक हो गया। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, वो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट जो आपको वीजा के फाइलिंग के साथ बनानी होती है। ये इसलिए वहाँ पे कंसल्टेंट अपना रोल प्ले करता है, वो एक एक चीज आपसे चेकलिस्ट पूरी करवाता है, एक एक डॉक्यूमेंट आपसे पूरा करवाता है। नॉट ओनली के डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए, डॉक्यूमेंट जो है रीडेबल भी होने चाहिए। ये सारी चीजें आपने अपलोड करनी होती है स्कैन फॉर्म, ठीक है ना। हमारे पास बहुत सारे बच्चे जो है ना तस्वीर लेके भेज देते हैं चीजों की, डॉक्यूमेंट्स की, वो रिजेक्शन में आ जाते हैं। उनमें बहुत सारी चीज पढ़ी नहीं जाती, कहीं ना कहीं आपका नाम उड़ जाता है, कहीं आपके कोई जो है डेट ऑफ बर्थ उड़ी होती है, कुछ हुआ होता है, वो कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर देते हैं उसको। तो बड़ा क्लियरली प्योरली स्कैन फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स अच्छे तरीके से स्कैन करके आप अपनी जन जिंदगी का एक बड़ा फैसला करने जा रहे हैं, आप टाइम निकालें अपने लिए, आपने उसके बीच में एफर्ट करनी है, आपने प्रॉपरली उसको स्कैन करना है, प्रॉपरली उसको नोटराइज करवाना है, प्रॉपरली उसको टेस्ट करवाना है, कि ना कुछ जो है अपोस्टाइल करवाना है। ये सारे काम आपने करवाने होते हैं। तो ये जब सारे काम आप करवा रहे होते हैं तो मेक श्योर कि ईच एंड एवरीथिंग शुड बी रीडेबल इनफ, ठीक है ना, ताकि वो अगला जो बैठ के पढ़ रहा है या देख रहा है उसको पढ़ा तो जा सके कि भाई लिखा हुआ क्या है। उसके बाद इतना टाइम नहीं होता, उसके बाद दिन में हजारों जन एप्लीकेशंस आ रही होती हैं, दे हैव टू सी ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन अगर उनसे वो सही तरीके से पढ़ा नहीं जाएगा, वो कुछ नहीं होगा, वो कहेंगे पता नहीं शायद जो ना इसमें स्पूफिंग कर रहे हैं या कुछ जो है कवर करने की कोशिश कर रहा है, वो रिजेक्ट कर देते हैं। सो मेक श्योर कि आपकी एक एक डॉक्यूमेंट, एक एक चीज कंप्लीट हो, जो चेकलिस्ट में पड़ी हो, कोई चीज मिसिंग नहीं होनी चाहिए, और हर चीज रीडेबल फॉर्म में होनी चाहिए कि आराम से उसको पढ़ा जा सके, उसमें कुछ कवर ना हो। और ये थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद जो फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो बैंक स्टेटमेंट है। कुछ देखिए, जिन कंट्रीज का मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि उनमें आसानी से हो जाता है, उनमें ब्लॉक अकाउंट आ जाते हैं। ब्लॉक अकाउंट वाली कंट्रीज में फिर भी आपका इसीलिए आसानी से हो जाता है क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मसाइल क्या है, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगानी है, उस 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट के बीच में ट्रांजेक्शन एक नजर आ रही है, पेमेंट आई है, वो पेमेंट 6 महीने की लिए वहीं भी पड़ी रही है और 6 महीने की हमने स्टेटमेंट उठा के दे दी। ये नजर आ रहा होता है कि भाई ये इसी काम के लिए इस बंदे ने पेमेंट रखवाई है, जो ही ये फ्लाई करेगा ये इसने पेमेंट निकलवा लेनी है। आपका जो बैंक स्टेटमेंट होती है उस 6 महीने की मंगवाने का पर्पज यही होता है कि उसमें रेगुलर ट्रांजैक्शंस नजर आनी चाहिए कि भाई पेमेंट आ रही थी, जा रही थी, निकली थी, महीने के स्टार्ट के बीच में किराए आए हैं, महीने के जना दरमियान में सैलरियाँ उसने दी हैं, ये किया है, वो किया है, सैलरी आ रही है, मतलब कुछ भी है, लेकिन वो एक रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर पेमेंट्स होनी चाहिए। हमारे यहाँ वो एक पेमेंट रखवा दी जाती है, इतने अमाउंट रखवा दें जी, और रखवाने के बाद 6 महीने के लिए उसको मैच्योर होने दें, और मैच्योर होने के बाद रखवा दें। वो नज़र आ रहा होता है कि ये फेक किस्म की बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट आपकी फारिग हो जाती है, बैंक स्टेटमेंट फारिग होती है तो आपकी जो है क्या कहते हैं वीज़ा फारिग हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं जो मैंने इस वीडियो में कवर की हैं ताकि आप लोगों की आसानी के लिए ये समझाया जा सके कि भाई यूरोप का वीज़ा लग जाता है, बावजूद इसके कि 50% प्लस वीज़ा रिजेक्ट होते हैं यूरोप के, लेकिन उसके बावजूद वीज़ा लग जाते हैं। लगते किन कंट्रीज़ के मैंने उनका भी आपको बता दिया, क्या क्या देखना ज़रूरी है डॉक्यूमेंट के हवाले से वो भी मैंने आपको इस वीडियो के बीच में बता दिया, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि आपको एक एक चीज़ को डिटेल में करें, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियोस जो बनाएंगे उनके बीच में हम जिन कंट्रीज़ का हमने आपको बताया है, जर्मनी, फ्रांस, फिनलैंड, स्वीडन, ठीक है ना, इनके बारे में आपको फर्दर आपको एक एक सिंगल वीडियो के बीच में बताएंगे कि इन कंट्रीज़ में किन यूनिवर्सिटीज़ में कौन कौन से प्रोग्राम्स जो है ना वो आसान है, किन में जाना चाहिए, किन में नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना, और किन कंट्रीज़ के लिए वीज़ा कब ओपन होते हैं, किन टाइमिंग के ऊपर ओपन होते हैं। अभी ये बेस्ट टाइम है, बहुत सारी कंट्रीज़ यूरोप की इस टाइम के ऊपर वीज़ा अपने ओपन करती हैं, तो बेस्ट टाइम है अपना अप्लाई करने का, अपनी जो है ना डॉक्यूमेंट रेडी करने का और अप्लाई फॉर इट, ठीक है। कोशिश करें कि ये अपना जो नेक्स्ट इनटेक आ रहा है उसके बीच में आप लोग भी अप्लाई कर सकें। बाकी आपको फर्दर कोई क्वेरीज होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं तो राइट अस डाउन ऑन आवर ईमेल एड्रेस और द फ़ोन नंबर गिवन। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।